ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आपको थ्योरी में तो पूछा ही जाता है। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट नोट इन्यूमरेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे ही जाते हैं। वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वाइवा के लिए भी और थ्योरी वाइवा के लिए भी। स्पोर्ट्स में भी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हर कॉलेज के म्यूजियम में रखी रहती हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्री पीजी में तो इसमें रेगुलरली सवाल आते ही हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का कैसा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस दो तरह की होती हैं, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में भी दो तरह के होते हैं, लिपिस लूप है और ग्रेफेनबर्ग रिंग है। नॉन मेडिकेटेड को फर्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं और उसको इनर्ट इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी कहते हैं। जबकि जो मेडिकेटेड हैं वो भी दो तरह की होती हैं, एक होती है मेटल और दूसरी होती है हार्मोनल। जो मेटल होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं, अर्लियर डिवाइसेस और न्यूअर डिवाइसेस। मेटल जिसमें कि कॉपर होता है वो सेकंड जनरेशन होती है, हार्मोन जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं वो थर्ड जनरेशन होती है। अर्लियर डिवाइसेस मेटल में कॉपर 7 आता है और कॉपर T200 आता है, जबकि न्यूअर डिवाइसेस में 3 होते हैं, वेरिएंट ऑफ टी डिवाइस, नोवा टी और मल्टीलोड। वेरिएंट ऑफ टी डिवाइस में दो हैं, कॉपर T220 और कॉपर T380। नोवा टी को हम पहचानते हैं क्योंकि उसमें सिल्वर कोर होता है उसका, और मल्टी लोड डिवाइसेस में कॉपर 250 और कॉपर 375 होता है। अगर हम हार्मोनल की बात करें जो कि थर्ड जनरेशन होती है, उसमें हमारे पास दो हैं, प्रोजेस्टेसर्ट और LNG20 या मिरिना। तो ये हमको क्लासिफिकेशन के तौर पे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में याद होना चाहिए। अगर हम थ्योरी की बात करें तो वेरी शॉर्ट नोट में आपको सवाल पूछा जाता है कि इन्यूमरेट करो। अगर हम वाइवा की बात करें तो वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई कि फर्स्ट जनरेशन कौन सी होती है, सेकंड जनरेशन कौन सी होती है, थर्ड जनरेशन कौन सी होती है। उसके अलावा वाइवा में ये भी पूछा जाता है कि ये नंबर्स क्या है, डिनोट करते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं ये इसका सरफेस एरिया बताते हैं, कॉपर का सरफेस एरिया कितना है। उसके बाद अगर हम वाइवा में बात करें तो आपको प्रैक्टिकल वाइवा में या स्पॉट्स में पूछा जाता है कि इन्यूमरेट करके बताओ कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर हम प्री पीजी की बात करें तो प्री पीजी में जितने भी अंडरलाइन पार्ट्स हैं ये सारे प्री पीजी में पूछे हुए सवाल हैं। जैसे कि पूछा गया है कि इनर्ट डिवाइसेस में कौन सा आता है, फर्स्ट जनरेशन में ग्रेफेनबर्ग, सेकंड जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ होती है, कॉपर, और सेकंड जनरेशन के एग्जांपल्स में भी पूछा गया है, नोवा टी में क्या होता है, सिल्वर कोर, मल्टी लोड डिवाइस सेकंड जनरेशन में आती है, ये भी प्री पीजी में पूछा गया है। उसके अलावा थर्ड जनरेशन में प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं, उनमें मेरिना पे भी सवाल आपको प्री पीजी में आया है। तो इतनी चीज़ें क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं इंडिविजुअली। अगर हम देखें तो हमारे पास इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में दो थी, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड। पहले शुरू करते हैं नॉन मेडिकेटेड को। तो नॉन मेडिकेटेड का दूसरा नाम होता है इनर्ट इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो कि फर्स्ट जनरेशन होती है। इसमें हमारे पास दो हैं, एक है लिपिस लूप और दूसरी है ग्रेफेनबर्ग रिंग। अगर हम लिपिस लूप की बात करें तो ये डबल एस शेप की होती है। ये देखिए आपको यहाँ पे डबल एस शेप की दिख जाएगी, ये सभी डबल एस शेप की इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है जो कि पॉलीइथाइलिन की बनी होती है। इसके अंदर याद रखिएगा कि बेरियम सल्फेट होता है, जिससे कि एक्सरे में ये विजिबल हो। ये देखिए आपको एक्सरे में ये विजिबल है, इसलिए इसके अंदर बेरियम सल्फेट होता है। 4 साइजेस में आती हैं, A, B, C, D। आप पैकेट पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये है C साइज़ की है। उसके बाद अगर हम फेलियर रेट देखें लिपिड लूप का तो 3% होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। फेलियर रेट यानी कि हाई प्रेगनेंसी रेट होता है इसका। इनफैक्ट इसका एक्सपल्शन रेट भी हाई होता है। एक्सपल्शन रेट का मतलब क्या होता है? एक्सपल्शन का मतलब अपने आप ही निकल जाती है जब, तो वो अपने आप निकलने की चीज़ें हमको लिपिस लूप में सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। जितनी भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस है उसमें हाईएस्ट एक्सपल्शन रेट होता है लिपिस लूप का। अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो इसको आप जितना चाहे उतनी देर तक रख सकते हैं, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं हो रहा है तो इतनी चीज़ें आपको लिपिस लूप में पता होनी चाहिए। ये इस तरह की आपको लिपिस लूप दिखती हैं, डबल एस शेप की। इंसर्ट करते हैं हम जब इंसर्शन ट्यूब से तो एक सीधी रॉड जाती है, जब आप इसको पुश करते हो तो ये पूरा आपकी डबल एस शेप की आ जाती है। रिमूव करने के लिए इसकी जो ये स्ट्रिंग्स आपको दिख रही हैं, इन स्ट्रिंग्स को पकड़ के हम जब नीचे खींचते हैं तो ये बाहर आ जाती है। एक्सरे में क्योंकि इसमें बेरियम सल्फेट होता है इसलिए हमको एक्सरे में ये विजिबल होती है। ग्रेफेनबर्ग रिंग पे अगर हम बात करें तो ग्रेफेनबर्ग रिंग आपको
गोल दिखती है ग्राफेनबर्ग रिंग। अलग अलग कलर की आपको दिखेगी, इसमें गोल्ड में भी दिखेगी, कॉपर में भी दिखेगी, सिल्वर कलर की भी दिखेगी। तो ये ग्राफेनबर्ग रिंग ऐसी दिखती है। याद रखिएगा ग्राफेनबर्ग रिंग को वेजाइनल रिंग से कंफ्यूज नहीं होना है। आप देख सकते हो ग्राफेनबर्ग रिंग जो कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, तो ग्राफेनबर्ग रिंग को हम यूट्रस के अंदर डालते हैं। देखो ग्राफेनबर्ग रिंग को आप यूट्रस के अंदर डाल रहे हो, जबकि जो वेजाइनल रिंग है वो वेजाइना में ही जाके रुक जाती है। ये ग्राफेनबर्ग रिंग है जो कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, तो यहाँ पे ये यूट्रस में आती है। तो ये आपको याद रखना है। तो दो चीज़ हमने देखी, नॉन मेडिकेटेड में इनर्ट और जो कि फर्स्ट जनरेशन होती है, नॉन मेडिकेटेड लिपिज लूप और ग्राफेनबर्ग। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो आपको लिपिज लूप पे वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है। अगर मैं वाइवा की बात करूं तो आपसे वाइवा में कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। पहली चीज़ तो डबल एस शेप कौन सी होती है या फर्स्ट जनरेशन कौन सी होती है। सेकेंड चीज़ आपसे वाइवा में पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी रेट और सबसे ज़्यादा एक्सपल्शन रेट किसका होता है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट और हाईएस्ट एक्सपल्शन रेट लिपिज लूप का होता है। अगर मैं स्पॉट्स की बात करूं तो बहुत कम कॉलेजेस होते हैं जिनमें लिपिज लूप रखी रहती है। तो अगर आपके म्यूजियम, मेडिकल कॉलेज के म्यूजियम में लिपिज लूप रखी हुई है तो ये आपको स्पॉट में रखी जा सकती है। अगर मैं प्री पीजी की बात करूं तो प्री पीजी में अभी तक मुझे जो मिला है दैट इज़ ग्राफेनबर्ग रिंग पे मुझे प्री पीजी में सवाल मिला है कि ग्राफेनबर्ग रिंग किसके तहत आती है। तो फर्स्ट जनरेशन इनर्ट इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। इतनी चीज़ें आपको नॉन मेडिकेटेड में याद होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं मेडिकेटेड में। मेडिकेटेड हमने पढ़ा था, मेडिकेटेड दो तरह की होती हैं, सेकेंड जनरेशन दैट इज़ मेटल आयंस वाली, कॉपर वाली, और थर्ड जनरेशन दैट इज़ हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन्स वाली। तो पहले हम पढ़ेंगे मेडिकेटेड, जिनको कि बायोएक्टिव भी कहते हैं, उसमें मेटल आयंस वाली या फिर सेकेंड जनरेशन जो होती हैं, जो जिसमें कि कॉपर होता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि मेटल आयंस वाली दो तरह की होती हैं, अर्लियर डिवाइसेस और न्यूअर डिवाइसेस। अर्लियर डिवाइसेस में कॉपर 7 है और कॉपर T200 है। कॉपर T200 में आपको याद रखना है उसका फेलियर रेट करीब 3% होता है। ये आपको प्रीपीजी में पूछा गया है। अंडरलाइन जितने भी हैं वो प्रीपीजी में पूछे हुए सवाल हैं। अगर हम न्यूअर डिवाइस की बात करें तो ये 3 तरह का होता है। एक तो होता है टी डिवाइस के वेरिएंट होते हैं, उसके अलावा नोवा टी है, उसके अलावा मल्टी लोड डिवाइस है। तो ये 3 तरह के आपको न्यूअर डिवाइसेस में होते हैं। अगर हम वेरिएंट ऑफ टी डिवाइस की बात करें तो 220B है। इसमें बी जो है वो साइज़ दर्शाता है और जो 220 है वो सरफेस एरिया कॉपर का बताता है। कॉपर T380A जो है, इसमें ए आप सिल्वर के लिए भी बोल सकते हो, AG फॉर सिल्वर या AU फॉर गोल्ड भी आप बोल सकते हो। इसमें एक नोट करने वाली चीज़ ये है, कॉपर T380A सबसे इम्पॉर्टेंट इंट्रायूट्राइन डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना। इसका फेलियर रेट जो होता है दैट इज़ 0.5 to 0.8% होता है। लाइफ स्पैन 10 साल होती है, फेलियर रेट बहुत कम है, लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के तहत इंडिया में कॉपर T380A को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के तहत कॉपर T380 को इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी एफिकेसी बहुत हाई है। एफिकेसी मतलब फेलियर रेट बहुत कम है, लॉन्ग एक्टिंग है यानी कि लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है 10 साल, और एक्सपल्शन रेट बहुत कम है। एक्सपल्शन रेट का मतलब कि अपने आप ही निकल जाना, तो वो एक्सपल्शन रेट इसका काफ़ी कम है। हमने देखा था कि लिपिड ग्रुप का हाईएस्ट होता है, इसका एक्सपल्शन रेट काफ़ी कम है। तो इसीलिए कॉपर T380A काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और आपको स्पॉट्स में तो रखी ही जाती है, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। उसके अलावा नोवा टी के बारे में पहली चीज़ तो याद होनी चाहिए कि भाई सिल्वर कोर होता है इसका, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे नोवा टी को, ये सिल्वर कोर होता है इसमें, और लाइफ स्पैन करीब 5 साल का है इसका, इस लाइफ स्पैन 5 साल, और नोवा टी का जो कोर होता है वो सिल्वर का होता है। उसके अलावा मल्टी लोड डिवाइस है। मल्टी लोड डिवाइस हमने देखा था, 2 तरह की होती हैं, 250 और 375, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। कॉपर में एक बहुत यूनिक चीज़ होती है दैट इज़ उसका एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट होता है, ये वाइवा में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा आपसे वाइवा, प्रीपीजी सब जगह ये पूछा जाता है कि ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या डिनोट करते हैं। तो नंबर्स आपको सरफेस एरिया बताते हैं कि उस डिवाइस पे ये कॉपर जो है इसका सरफेस एरिया कितना है, ये बताते हैं नंबर्स।
तो अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो थ्योरी में इसमें इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस पे या सेकेंड जनरेशन या कॉपर डिवाइसेस पे आपको शॉर्ट नोट भी आता है और वेरी शॉर्ट नोट भी आता है। अगर मैं थ्योरी के बाद वाइवा की बात करूं तो वाइवा में आपको प्रैक्टिकल वाइवा में भी पूछा जाता है और थ्योरी वाइवा में भी इस पे सवाल पूछा ही जाता है। स्पॉट्स की बात करूं तो स्पॉट्स में आपको, अगर आपके म्यूज़ियम में है, ज़्यादातर जगह 380A होता है, तो स्पॉट्स में भी आपको सवाल आता है। अगर मैं प्री पीजी की बात करूं तो जितने भी अंडरलाइन क्वेश्चंस हैं ये सारे प्री पीजी में आते हैं, जैसे कि सेकेंड जनरेशन कौन सा होता है, ये भी प्री पीजी में आया है। फेलियर रेट आपको कॉपर T200 का भी पीजी में पूछा गया है। उसके अलावा ये पूछा गया है आपसे प्री पीजी में कि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है इंडिया का, उसमें कौन सी यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपसे पीजी में ये भी पूछा गया है कि नोवा टी का कोर कौन सा होता है, मल्टी लोड डिवाइस किस तरह की होती है, तो ये सेकेंड जनरेशन है। और उसके अलावा आपसे पीजी में ये भी पूछा गया है कि नंबर्स क्या डिनोट करते हैं। अब प्री पीजी के हिसाब से हमने जो पीछे पढ़ा था इनर्ट, इसमें भी याद रखिएगा कि प्री पीजी के हिसाब से इसकी इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पीजी के हिसाब से। और वैसे ही वहाँ तो आसान होती हैं याद करना, डबल शेप है और ये रिंग है, ये आसान होता है। कठिन होता है सेकेंड जनरेशन की जो इमेजेस हैं उनको समझना और याद रखना कौन सी इमेज कौन सी है, क्योंकि ये प्री पीजी में बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपर 7 की। तो ये तो बहुत इजी है, अगर आप देखोगे तो ये आपको 7 का इसका शेप ही है, तो कॉपर 7 तो इजी है। अगर हम कॉपर टी की बात करें, कॉपर T200, कॉपर T220 और कॉपर T380, तो अगर आप देखोगे तो तीनों ही टी शेप की होती हैं। टी में ये जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं वर्टिकल आर्म, और जबकि ये जो ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल आर्म। ये हम आगे की स्लाइड में अभी देखेंगे। तो अगर आप T200 देखोगे तो आप देखो कि इसमें सिर्फ वर्टिकल आर्म में कॉपर है, हॉरिजॉन्टल आर्म में कॉपर नहीं है। जबकि आप जब 220 और 380 को देखोगे तो इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में ही कॉपर है। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट करते हो कि भैया कॉपर T200 जो है उसमें हॉरिजॉन्टल आर्म में कॉपर नहीं होगा, तो इससे आप पहचान जाओगे। अब बात आती है 220 और 380 को डिफ्रेंशिएट करने की। 220 और 380 को डिफ्रेंशिएट आप ऐसे कर सकते हो, आप देख सकते हो कि दोनों में हॉरिजॉन्टल आर्म में तो कॉपर है, ठीक है, मगर अगर आप देखो कि वर्टिकल आर्म जो है उसमें जो 380 है इसमें कंटिन्यूस कॉपर है, कहीं भी गैप्स नहीं है। जबकि अगर आप 220 में देखोगे तो इसमें आपको गैप्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो 220 और 380 को, कि इनका जो वर्टिकल आर्म है उसमें 380 में कंटिन्यूसली होता है, जबकि जो 220 है उसमें आपको गैप्स के साथ वर्टिकल आर्म में कॉपर की कॉइलिंग होती है। तो इस तरह से आप इस तरह से आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका नोवा टी। नोवा टी की अगर आप बात करो तो नोवा टी भी टी शेप का होता है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो अगर इसमें, तो ये प्रॉपर टी नहीं है, इसमें ना हुक शेप का होता है। ये आप देखो तो इसमें ना हुक शेप का आया है, प्रॉपर टी इसमें नहीं है। यहाँ पे आपको गोले मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको ऐसा हुक शेप का मिल जाएगा। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें हॉरिजॉन्टल आर्म में आपको नहीं मिलेगा कॉपर, जबकि वर्टिकल आर्म में आपको इसमें कॉपर मिलता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि जो नोवा टी है, पहली चीज़ तो ये टी शेप की जगह हुक शेप का होता है और इसमें हॉरिजॉन्टल आर्म में कॉपर नहीं होता है, वर्टिकल आर्म में होता है। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे 200 से, तो 200 जो था वो प्रॉपर टी शेप का था, जबकि जो नोवा टी है वो आपको हुक शेप का होता है। तो इतनी चीज़ें आप याद कर सकते हो कॉपर T200 और नोवा टी में, इनकी भी इमेजेस आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है मल्टी लोड डिवाइस। मल्टी लोड डिवाइस में एक चीज़ याद रखना कि मल्टी लोड डिवाइस वो जो हम महाभारत रामायण में देखते थे ना, कि ऐसे अजीब अजीब से शेप के तीर आते थे और आपस में टकराते थे, ये एक्चुअली में उसी टाइप का है। अगर आप देखोगे तो ये टी शेप नहीं है। यहाँ पे आप देखो इसका वर्टिकल आर्म तो ठीक है, अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल आर्म देखो तो ये ऐसा आया हुआ है और इसमें मल्टीपल स्पाइक्स निकले हुए हैं, ये देखिए। और ऐसे ही आपको 375 भी है, इसमें भी ये ऐसा तीर बना दिया इसने और उसके बाद इसमें स्पाइक्स निकाल दिए, तो ये ना अलग ही पहचान में आ जाते हैं। तो मल्टी लोड डिवाइस जो है ये अलग ही आपको पहचान में आ जाएंगी कि ये तीर टाइप की होती हैं
तो मल्टी लोड डिवाइस ऐसी होती हैं। तो ये सारी इमेजेस आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये आपको प्री पीजी में पूछी जाती हैं, तो इनकी इमेजेस आपको याद होनी चाहिए। कॉपर 7 कैसा दिखेगा, 7 शेप का दिखेगा। कॉपर T200 कैसा दिखेगा, इसके जो हॉरिजॉन्टल आर्म है इसमें नहीं होंगे कॉपर, जबकि वर्टिकल आर्म में होगा और टी शेप का होगा। बाकी जो दो हैं 220 और 380, तो इन दोनों कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि इनके वर्टिकल में 380 में पूरा है जबकि 220 में टूट के है। नोवा टी की बात करोगे तो आपको अलग ही इसमें सिल्वर कोर दिख जाएगा, उसके अलावा आपको ये हुक शेप का दिखेगा, ना कि प्रॉपर टी रहेगा, और गोल गोल आपको इसके एंड में दिख जाएंगे। अगर आप मल्टी लोड डिवाइस देखोगे तो ये आपको तीर शेप का दिखेगा, उसके अलावा इसमें मल्टीपल स्पाइक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका मल्टी लोड डिवाइसेस होंगे। तो इतनी चीज़ें आपको मेडिकेटेड में सेकेंड जनरेशन की कॉपर डिवाइसेस में पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम, एक नई इंट्रायूट्राइन डिवाइस आई है, दैट इज़ गाइनिफिक्स। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपसे प्री पीजी में भी पूछा जा सकता है। अच्छा वाइवा जा रहा है तो आपसे थ्योरी वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो गाइनिफिक्स है क्या? गाइनिफिक्स ना एक फ्रेमलेस इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है। वो जब हम देख रहे हैं टी शेप की होती है या हुक शेप की, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें 4 से 6 कॉपर की ट्यूब्स होती हैं। ये आप देख सकते हो कॉपर की 4 ट्यूब्स, या आप देख सकते हो कॉपर की 1 2 3 4 5 6 ट्यूब्स। तो कॉपर की 4 से 6 ट्यूब्स होती हैं जो कि एक थ्रेड के थ्रू एक साथ रहती हैं, दैट इज गाइनिफिक्स। तो गाइनिफिक्स 2 आती हैं, गाइनिफिक्स 200 और 330। 200 में 4 ट्यूब्स होती हैं, ये आपको दिख रहा है गाइनिफिक्स 200, और गाइनिफिक्स 330 दैट इज जिसमें कि 6 ट्यूब्स होती हैं। अब इसको इंसर्ट करने के लिए ना अलग से एक स्पेशल इंसर्टर आता है, इसी के साथ आता है, ये स्पेशल इंसर्टर होता है। अगर आप इसमें देखोगे यहाँ तो आपकी ये ट्यूब वाली चीज़ें होंगी। ये जो पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना ये नीडल टाइप का होता है। इसमें आपका जो नॉट होती है, ये जो आपको नॉट दोनों दिख रही हैं, ये जो नॉट होती है, इस नॉट को इस नीडल के साथ लगाते हैं और फिर इसको आपके यूट्रस के फंडस के मायोमेट्रियम के अंदर तक ले जाके फिक्स कर देते हैं। ये याद रखना है क्योंकि इट इज़ एम्बेडेड इनटू द मायोमेट्रियम। यूट्रस के फंडस के मायोमेट्रियम के अंदर ले जाके इसको नॉट को छोड़ देते हैं। तो ये इस तरह से लटकता रहता है, नॉट अंदर जाके फंस गई, ये आपकी कॉपर ट्यूब्स लटक रही हैं, ये आपका जो वापस बाहर का थ्रेड है ये बाहर लटक रहा है। तो ये होती है आपकी गाइनिफिक्स जो कि फ्रेमलेस होती है। 4 से 6 कॉपर ट्यूब्स होती हैं, इसमें मायोमेट्रियम के अंदर तक इसको एम्बेड करके रखते हैं। और क्योंकि ये एकदम फ्रेमलेस है इसलिए नलीपेरस रूमेंट के लिए काफ़ी सूटेबल होती है। नॉर्मली हम कॉपर डिवाइसेस को नलीपेरस में नहीं देते हैं, लेकिन अभी अभी ये नई आई है और ये ठीक है, इसको हम दे सकते हैं नलीपेरस में। नॉर्मली हम कॉपर ट्यूब्स जितनी भी फ्रेम वाली हैं उनको नहीं देते हैं। तो आपको इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में एक नई ये जो आई है इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम हार्मोन्स पे। तो हार्मोन्स में हमारे पास 2 तरह के हैं, प्रोजेस्ट्रोजेंस है और 3rd जनरेशन है। प्रोजेस्ट्रोजेंस 2 तरह के हैं, प्रोजेस्टेसर्ट है और एलएनजी है, जिसके एलएनजी मीन्स लेवोनॉर्जेस्ट्रिल और दूसरी चीज़ मेरिना। अगर हम प्रोजेस्टेसर्ट की बात करें तो ये टी शेप होता है, एलएनजी भी टी शेप होता है। इसमें प्रोजेस्टेसर्ट की बात करें तो इसमें 38 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरोन की लोडिंग डोज दी जाती है इसके द्वारा, उसके बाद फिर 65 माइक्रोग्राम डेली देती है। ये पहला यूट्राइन डिवाइस था जो कि 1976 में डेवलप हुआ था, पहला हार्मोनल यूट्राइन डिवाइस। फेलियर रेट इसका 1.5% होता है। याद रखिएगा इसका एक्सपल्शन रेट और रिमूवल रेट दोनों ही लोएस्ट होता है। एक्सपल्शन रेट का मतलब क्या होता है कि अपने ही आप निकल गया, जबकि रिमूवल रेट का मतलब होता है कि हमने उसको रिमूव किया। तो ये दोनों डिफरेंस है। एक्सपल्शन रेट अपने आप निकल जाना, रिमूवल रेट हमारे द्वारा निकाला जाना, जिसने भी पहना है वो खुद निकालेगी। तो एक्सपल्शन रेट भी इसका लोएस्ट होता है और रिमूवल रेट भी इसका लोएस्ट होता है। अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करूं तो इसका लाइफ स्पैन करीब 1 साल का है प्रोजेस्टेसर्ट का। अगर मैं एलएनजी या मेरिना की बात करूं तो ये भी टी शेप होता है। इसके अंदर करीब 52 मिलीग्राम लेवोनॉर्जेस्ट्रिल होता है। एलएनजी स्टैंड्स फॉर लेवोनॉर्जेस्ट्रिल, और ये करीब पर डे के हिसाब से 20 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिलीज करता है लेवोनॉर्जेस्ट्रिल को। फेलियर रेट इसका काफ़ी कम होता है, 0.2%। फेलियर रेट बहुत कम है, यानी कि लोएस्ट प्रेगनेंसी रेट होता है। और मगर इसका रिमूवल रेट हाईएस्ट होता है। प्रेगनेंसी रेट तो बहुत कम है, लेकिन
बहुत ज़्यादा तादाद में वुमेंस जो होती हैं इसको निकाल के अलग कर देती हैं, तो रिमूवल रेट काफ़ी हाई होता है। अगर इसकी इमेजेस की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेस्टेसर्ट है ये प्रॉपर टी शेप का है, जबकि जो हमारा मेरिना है ये वैसे ही हुक शेप का है, जैसा हमने पहले पढ़ा था। किसमें पढ़ा था हमने ये हुक शेप का हमने, अगर आपको याद हो तो ये नोवा टी में हमने हुक शेप का पढ़ा था। वैसा ही हुक शेप का हमारा मेरिना भी होता है। ये देखिए हुक शेप का है ये, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, क्योंकि ये हार्मोनल है इनमें, इसलिए यहाँ पे हमको इसका जो वर्टिकल आर्म है यहाँ पे हमको कॉपर नहीं मिलेगा, इसके अंदर ही हमारे हार्मोन्स भरे हुए हैं वर्टिकल आर्म के अंदर। तो अगर हम प्रोजेस्टेसर्ट की बात करें तो प्रॉपर टी शेप का है। अगर हम एलएनजी की बात करें, एलएनजी 20 की, तो ये हुक शेप का है। ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दोनों को, नीचे आपको दोनों में थ्रेड मिल जाएंगे। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो आपको इन दोनों पे ही वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है। इनफैक्ट मेरिना पे मुझे कई बार वेरी शॉर्ट नोट और शॉर्ट नोट मिला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं वाइवा की बात करूं तो वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है, इनकी डोजेस पूछ ली जाती है, प्रोजेस्टेसर्ट या मेरिना की कितनी होती हैं, तो पर डे के हिसाब से एटलीस्ट आपको पर डे वाली तो पता होनी चाहिए। अगर मैं स्पॉट्स की बात करूं तो अगर आपके म्यूज़ियम में रखा हुआ है मेरिना खासकर, तो ये स्पॉट्स में आपसे पूछा जा सकता है। प्री पीजी की बात करें तो थर्ड जनरेशन कौन सी होती है, जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं वो आपको प्री पीजी में सवाल पूछे गए हैं। तो ये सवाल आया है कि थर्ड जनरेशन कौन सी होती है या कौन सा हार्मोन होता है उसमें, थर्ड जनरेशन में कौन सी होती हैं, तो प्रोजेस्टेसर्ट होती है, मेरिना होती है। उसके अलावा प्रोजेस्टेसर्ट पे भी सवाल आया है कि टी शेप पे आया है, उसके अलावा उसकी डोज पे आया है, लोडिंग डोज कितनी पर डे कितनी होती है। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन आया था कि पहली हार्मोनल यूट्राइन डिवाइस कौन सी थी, तो वो प्रोजेस्टेसर्ट थी। ये आपको प्री पीजी में आया है। प्री पीजी में आपकी इसकी इमेज पे भी सवाल आ सकता है कि आपको इमेज दिखा दें और पूछ लें कि भाई इसको पहचान के दिखाओ, तो ये आपको प्री पीजी में भी सवाल आ सकता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नॉन मेडिकेटेड, उसके बाद मेडिकेटेड में हमने पढ़ा सेकेंड जनरेशन, उसके बाद मेडिकेटेड की ही हमने पढ़ा थर्ड जनरेशन। अब जैसे कि मैंने कहा कि इन पे अलग से भी सवाल आता है। अब अगर आपको अलग से सवाल आ जाता है, मान लीजिए मेडिकेटेड वाले पे, कॉपर डिवाइसेस पे, तो आप इतना ही सिर्फ नहीं लिखेंगे, ये तो आपने इन जनरल इनके बारे में बता दिया, ऐसे ही हमने हार्मोनल में भी इन जनरल इनके बारे में बता दिया। अभी इनकी बहुत सारी चीज़ें जो हमने कॉमन लिख के रखी हैं वो आप आगे से, अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है तो आप आगे इनमें लिख सकते हो। इसमें अभी बचा है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हम देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप इनका अलग अलग निकाल के भी बता सकते हो। उसके अलावा आइडियल कैंडिडेट्स के बारे में भी आप लिखोगे, उसके अलावा एडवर्स इफेक्ट्स, उसके अलावा आप इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये सारी भी आंसर्स में लिखेंगे। अभी हमने इंडिविजुअली उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, उनकी इमेजेस देख ली। अब हम उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे पास दो थी, कॉपर वाले भी थी और हार्मोन वाले भी थी। तो अगर हम कॉपर वाले की बात करेंगे तो कॉपर वाले में क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। सबसे पहली चीज़ तो कि ये एंडोमेट्रियम में सेलुलर रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है, उसके एंजाइम्स को इफेक्ट कर देता है। इसकी पहली चीज़ तो इसने क्या किया, एंडोमेट्रियम में किया काम। एंडोमेट्रियम में क्या किया, सेलुलर रिस्पॉन्स बढ़ा दिया, एंजाइम्स को इफेक्ट कर दिया। दूसरी चीज़ उसने सर्वाइकल म्यूकस पे जाके काम किया और सर्वाइकल म्यूकस का बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया। इसने कॉपर डिवाइसेस जो होती हैं उन्होंने दो काम किए, पहले तो एंडोमेट्रियम पे जाके काम किया और दूसरा सर्वाइकल म्यूकस पे। एंडोमेट्रियम पे जाके क्या किया उसने, एंडोमेट्रियम में जाके उनमें सेलुलर रिस्पॉन्स बढ़ा दिया और यूट्रस के एंजाइम्स को इफेक्ट कर दिया। सर्वाइकल म्यूकस में क्या किया उसने, बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम हो जाती है और उसका सर्वाइवल भी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करते हैं ये। तो अगर हम कॉपर डिवाइस की बात करें तो ये मैकेनिज्म जो है, अगर सिर्फ कॉपर डिवाइस पे क्वेश्चन आता है तो आप कॉपर डिवाइसेस जो हमने पढ़ा सेकेंड जनरेशन उनका प्लस ये मैकेनिज्म आप डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोमेट्रियम में सेलुलर रिस्पॉन्स बढ़ा दिया, यूट्रस के एंजाइम्स को इफेक्ट कर दिया, सर्वाइकल म्यूकस के बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी कम हो गई और सर्वाइवल भी कम हो गया। ये आपने पढ़ा कॉपर के बारे में। उसके बाद अगर आप हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स क्या करते हैं, तो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है उसकी विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं, उसको काफ़ी थिक कर देते हैं। अब सर्विक्स
का जो म्यूकस है वो अगर थिक हो गया तो स्पर्म्स जो हैं वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे सर्विक्स में। ये पहला काम ये करता है हार्मोन्स। हार्मोन वाली कौन कौन सी थी? प्रोजेस्टेसेट और LNG-20। दूसरी चीज़, अब हार्मोन है तो हार्मोन वाला काम तो करेगा ही, तो ये क्या करता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई करके रखता है और ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम करके रखता है। इसकी वजह से क्या होगा? एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो ये दो काम करता है हार्मोनल डिवाइसेस जो होती हैं। सर्वाइकल म्यूकस पे काम करता है, सर्वाइकल म्यूकस को बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी थिक कर देगा तो क्या होगा? स्पर्म एंटर ही नहीं कर पाएगा। उसके अलावा हार्मोन्स क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरोन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे जबकि ईस्ट्रोजन को बहुत कम कर देंगे, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो ये हार्मोन्स का था। अगर आपको इंडिविजुअली हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पे आता है 3rd जनरेशन पे, तो आप ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वहाँ लिख सकते हो। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, फॉरेन बॉडी रिएक्शन। इस पे भी आपको वाइवा में पूछा जाता है और ये भी आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिखना है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फॉरेन बॉडी रिएक्शन करता क्या है? अब आपने कोई भी फॉरेन बॉडी कहीं भी डालो, आप नाक में कुछ डालते हो तो बहुत छींक आने लगती है, गले में डालता है, फॉरेन बॉडी कहीं भी जाएगी तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो बॉडी करेगी। तो वैसे ही जब हम एंडोमेट्रियम में, जब हम यूट्रस के अंदर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस डालते हैं तो वो जो यूट्रस होता है, जो बॉडी होती है, वो उसको एज अ फॉरेन बॉडी लेती है और उस फॉरेन बॉडी के तौर पे उसमें क्या क्या करती है एंडोमेट्रियम में। तो एंडोमेट्रियम में बायोकेमिकल और सेलुलर चेंजेस होने लगते हैं। अब एंडोमेट्रियम में जब बायोकेमिकल और सेलुलर चेंजेस होंगे तो गैमेट की वायबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और सबसे आखिरी में क्या होगा? ये फर्टिलाइजेशन को नहीं होने देगा या चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दैट इज़ आपका फॉरेन बॉडी रिएक्शन। अगर आपसे वाइवा में पूछा जाता है तो आप बोलोगे कि एज अ फॉरेन बॉडी जब वो कॉपर डिवाइसेस को या इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को लेता है तो एंडोमेट्रियम में बायोकेमिकल या सेलुलर चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से गैमेट की वायबिलिटी बहुत कम हो जाती है और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये इसका तीसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आपको ना प्रीपीजी में ऑप्शंस रख देते हैं कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस ऑल एक्सेप्ट, इनमें से क्या क्या होता है या क्या क्या नहीं होता। तब तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि या तो स्पर्म मोटिलिटी कम कर रही है, या स्पर्म का सर्वाइवल कम कर रही है, या तो इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रही है, या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे रहा है। मगर कई बार ऐसा होता है कि आपको तीनों ही ऑप्शंस में आ गए या फिर आपको 2 ऑप्शन में आ गए, तो अगर आपको चूज़ करना है इन सब में से तो याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन आपका प्रीपीजी में या एमसीक्यूज में बेस्ट आंसर होता है। इसी को आपको लगाना है अगर आपको दोनों ही आंसर दिए जाते हैं तो ये हमने देख लिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का। उसके बाद हम बात करते हैं कि आइडियल कैंडिडेट्स क्या होते हैं आईयूडीज़ के। तो आइडियल कैंडिडेट आईयूडीज़ के कौन कौन से हैं, किनको आप आइडियली इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लगाएंगे। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आप या तो उनको लगाइए जिनका एटलीस्ट एक बच्चा पैदा हो चुका है, उनको आप लगाएंगे जो कि तैयार हैं कि हाँ वो समय समय पे इंट्रायूट्राइन डिवाइस की टेल को चेक करते रहेंगे, जिनको कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की हिस्ट्री नहीं है पास्ट में, जिनका मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल रहता है। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी या कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क पे इफ़ेक्ट नहीं करती है, इसीलिए ये लैक्टेटिंग वुमेन में आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। तो इतना हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और आइडियल कैंडिडेट के बारे में। अगर मैं आपसे वाइवा के बारे में, थ्योरी के बारे में बात करूँ तो अलग से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे तो क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, आइडियल कैंडिडेट पे थ्योरी में अलग से वेरी शॉर्ट नोट पे आपको आ सकता है कि आइडियल कैंडिडेट्स बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं वाइवा की बात करूं तो वाइवा में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे सवाल पूछा ही जाता है, प्रैक्टिकल वाइवा में खासकर, क्योंकि प्रैक्टिकल वाइवा में टेबल पे आपके कॉपर टी या इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस रखी रहती हैं, तो आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। फॉरेन बॉडी रिएक्शन पे आपको कई बार सवाल पूछा जाता है प्रीपीजी में भी और वाइवा में भी, तो खासकर प्रैक्टिकल वाइवा में, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं स्पॉट की बात करूं तो आपने देखा है कि स्पॉट में हमेशा ना 2 क्वेश्चन होते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन होता है ना उसमें कई बार पूछा जाता है कि आप फॉरेन बॉडी रिएक्शन के बारे में बताओ, या स्पॉट्स के सेकंड क्वेश्चन में आपसे कई बार पूछा जाता है कि इस स्पॉट का या इस जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाओ। तो आपको 2-3 लाइन में लिखना आना चाहिए।
उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि स्पॉट्स में 2 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें दूसरा क्वेश्चन कई बार ये भी होता है कि आइडियल कैंडिडेट्स आईयूडी के कौन कौन से हैं ये बताओ, तो ये भी आपको स्पॉट्स के तौर पे याद होना चाहिए। अगर मैं प्री पीजी की बात करूं तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं वो सारे प्री पीजी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि स्पर्म सर्वाइवल के लिए इफेक्ट करता है, उसके अलावा आपको इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, ये भी पूछा गया है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रखता है, एस्ट्रोजन का कम, ये भी पूछा गया है। विस्कोसिटी बढ़ा देता है, ये भी आया है। फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम कर देता है, ये भी आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में प्री पीजी में पूछा गया है। अगर मैं आइडियल कैंडिडेट्स ऑफ आईयूडीज़ की बात करूं तो आप देखिए हर पॉइंट पे प्री पीजी में सवाल पूछा गया है, तो आपको आइडियल कैंडिडेट्स तो बहुत अच्छे से याद ही होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हम टाइमिंग ऑफ इंसर्शन पे कि कितने समय में आपको इंसर्ट कर देना है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को, कब कब करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब आपको इंसर्ट करना है। तो आपके पास 3 स्टेजेस हैं जब आप इंसर्ट कर सकते हो, या तो मेंस्ट्रुएशन के समय, या तो डिलीवरी के बाद, या तो प्यूपरम के बाद। तो आपको ये 3 टाइम है जब आपको इंसर्ट करना है। सबसे पहली चीज़, आप मेंस्ट्रुएशन के समय या फिर विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन के समय आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपसे बेस्ट टाइम पूछा जाए तो आपको मेंस्ट्रुएशन के विद इन 5 दिन में इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वाइकल कैनाल उस समय अच्छी तरह से ओपन होती है, आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस को आराम से प्लेस कर सकते हो। अगर आपसे डिलीवरी का पूछा जाए तो इमीडिएट पोस्टमार्टम इंसर्शन करते हैं हम, ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये किया जाता है। तो कब करना है? तो डिलीवरी के विद इन 1 वीक आपको कर देना है कि जो वुमेन है वो हॉस्पिटल से बाहर जाए या हॉस्पिटल से घर जाए उसके पहले ही आपको इंट्रायूट्राइन इंसर्शन कर देना है। इसमें भी अगर आप बेस्ट टाइम पूछो तो विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी बेस्ट टाइम होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट करने का, अगर आप डिलीवरी के बाद इंसर्ट करना चाह रहे हो। अब आपने मेंस्ट्रुएशन के समय भी नहीं करना था, अगर आपने डिलीवरी के समय भी नहीं किया तो आप फिर प्यूपरल पोस्ट प्यूपरल इंसर्शन भी होता है। प्यूपरम कब? तो 6 से 8 वीक आफ्टर डिलीवरी, इसके बाद आप इंसर्ट कर सकते हो। ये तीसरा टाइम है जो कि अच्छा टाइम कहा जाता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट करने का। तो पहला है मेंस्ट्रुएशन में भी विद इन 10 डेज आपको कर देना चाहिए, उसमें भी बेस्ट है विद इन 5 डेज। पोस्टमार्टम की बात करें तो विद इन 1 वीक आपको कर देना चाहिए वुमेन के हॉस्पिटल से जाने के पहले, उसमें भी बेस्ट होता है विद इन 24 आवर्स। और पोस्ट प्यूपरल में 6 से 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी आपको इंसर्ट कर देना है। एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि जब आपने इस इंट्रायूट्राइन डिवाइस को रिमूव कर दिया तो फर्टिलिटी कितने समय में आ जाती है? तो अगर आपने इंट्रायूट्राइन डिवाइस को रिमूव कर दिया है तो विद इन 1 साल 70% वुमेन्स में फर्टिलिटी वापस आ जाती है। तो ये आपको वाइवा के लिए भी याद होना चाहिए। अगर मैं थ्योरी के बारे में पूछूं तो थ्योरी में टाइमिंग ऑफ इंसर्शन पे ऐसा अलग से सवाल तो नहीं आया, ना ही मुझे प्री पीजी में अलग से सवाल पूछा गया, ना ही स्पॉट्स से रिलेटेड कुछ है। हाँ, वाइवा में इसमें सवाल पूछा जाता है कि अगर आपसे प्रैक्टिकल वाइवा में इंट्रायूट्राइन डिवाइस उठवा ली है तो आपसे पूछा जाता है कि कब कब इसको आप लगाना चाहोगे, तो आपको ये 3 पॉइंट तो याद होने चाहिए। उसके अलावा वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि कितने समय में फर्टिलिटी लौट आती है, तो 1 साल में फर्टिलिटी वापस आ जाती है। अब ना जितने भी म्यूज़ियम होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादातर जगह 380A रखी जाती है और वो ऐसे पैकेट में रखी रहती है। तो आपको ना इसमें भी पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है। तो ये तो आपको दिख रही है कि ये है आपकी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, उसका ये वर्टिकल आर्म है, ये हॉरिजॉन्टल आर्म है जो आपको दिख रहा है, वर्टिकल आर्म और हॉरिजॉन्टल आर्म। उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो आपको दिख रही है ये है आपकी इंसर्शन ट्यूब, ये है आपका फ्लैंग और ये है आपकी सॉलिड रॉड। ये अलग अलग आपको पहचानना आना चाहिए, आपसे वाइवा में अलग से उठवा के पूछ लेते हैं। ये जो फ्लैंग है ये किस काम आता है? जब आप उसको पुश करते हो अंदर तो ये यहाँ जाके अटक जाता है, तो ये काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कैसे इंसर्ट करोगे? तो आप इंसर्शन ट्यूब को के अंदर ऐसा अंदर जाके ना ये छाते टाइप से खुल जाती है, तो आप जब इसको इंसर्ट करते हो तो इंसर्शन ट्यूब को आपने अंदर लेके गए, फ्लैंग यहाँ पे फंस गया, उसके बाद आपने इसको टच कराया और फिर जब पुश किया और आपने ट्यूब को वापस बाहर खींचा
तो ये अपने आप अपनी जगह पे आ जाती है और इसका जो थ्रेड होता है ये बाहर लटकने लगता है। वजाइना में आपको देख सकते हो इसमें थ्रेड लटकता रहता है। तो ये आपसे कई बार इंसर्शन की मेथड भी पूछ ली जाती है, तो आप इसको अंदर पुश करोगे, उसके बाद इंसर्शन ट्यूब को जब बाहर खींचोगे तो ये अंदर खुल जाएगा। ये अगर हम बात करें कि जब इस पैकेट को खोल के रख दोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ये क्या है? ये आपको इंसर्शन ट्यूब है, उसके अलावा ये आपकी सॉलिड ट्यूब है, उसके अलावा ये आपका फ्लैंग है, ये आपको थ्रेड दिख रहे हैं, ये आपका वर्टिकल आर्म है, ये आपका हॉरिजॉन्टल आर्म है। तो ये आपको अगर आपसे पैकेट में पूछा जाता है तो आपसे पार्ट्स वाइवा में कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये पार्ट्स पता होने चाहिए। प्रैक्टिकल वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल वाइवा में टाइमिंग ऑफ इंसर्शन के लिए भी आनी चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो ठीक है, प्रेगनेंसी से तो बचाते ही है, उसके अलावा और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं या और कौन कौन से एडवांटेजेस हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के, तो इसको आप याद रख सकते हो हेमा से, HEMAA। हेमा क्या हो जाएगा उसमें और कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को? तो सबसे पहले तो H इज़ फॉर HRT, दैट इज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। E इज़ फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर में भी ये यूज़फुल होता है। उसके अलावा मेनोरेजिया में भी यूज़फुल होता है, एशरमैन सिंड्रोम में यूज़फुल होता है, एनीमिया में यूज़फुल होता है और एडजुवेंट थेरेपी के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकता है ये टैमोक्सिफेन के साथ। तो इतनी चीज़ें आपको नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में याद होनी चाहिए। ये ना आपको स्पॉट में एक सवाल रख देते हैं नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स, उसके अलावा वाइवा में भी आपसे पूछ ले जाते हैं नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स बताओ। उसके अलावा वेरी शॉर्ट नोट आपसे थ्योरी में पूछा जाता है कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स बताओ, तो आपको इतना तो याद होना चाहिए। प्री-पीजी में मुझे अभी तक मिला तो नहीं, मगर फिर भी आपको याद होना चाहिए हेमा से HEMAA, H for HRT, E is for endometrial cancer, M is for menorrhagia, AAA is for Asherman syndrome, anemia और adjuvant therapy to tamoxifen। तो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स में आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्स इफेक्ट इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के कौन कौन से होते हैं पहले तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखना है ब्लीडिंग, फिर पेन, फिर यूट्राइन परफोरेशन, पेल्विक इन्फेक्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी विद इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इन सिटू और साथ में एक्सपल्शन भी देखने को मिलता है। ब्लीडिंग यानी कि खून निकलना, ब्लीडिंग सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का, और इसमें भी अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में सबसे ज़्यादा देखने मिलता है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड जनरेशन में देखने मिलता है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है? ब्लीडिंग। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स में पेन, दर्द। तो सेकंड मेजर एडवर्स इफेक्ट्स होता है, मोस्ट कॉमन है ब्लीडिंग और सेकंड मोस्ट कॉमन है पेन। और ये जो पेन है इसकी वजह से सबसे ज़्यादा देखने मिलता है कि लोग आईयूडीज को रिमूव करते हैं पेन की वजह से। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज ब्लीडिंग एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिमूवल इज पेन। थर्ड नंबर पे यूट्रस को परफोरेट, अब हम जब अंदर डाल रहे हैं कॉपर डिवाइस को, इंट्रायूटेराइन डिवाइस को, तो ये ना कभी कभी ज़्यादा अगर हमने डाल दिया ना तो परफोरेट भी हो सकती है, यूट्राइन परफोरेशन भी कर सकता है। उसके अलावा अगर आपने सही नहीं रखी है तो पेल्विक इन्फेक्शन भी करा सकता है। उसमें हमको गार्डनेला, एनरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई, बैक्टीरियोइड्स, कोलिफॉर्म बिस्लाई और खासकर एक्टिनोमाइसिस भी हमको पेल्विक इन्फेक्शन करा सकते हैं। एक्टिनोमाइसिस पे आपको प्री-पीजी में सवाल आया है। उसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के एडवर्स इफेक्ट्स में याद रखना है। उसके अलावा प्रेगनेंसी विद आईयूडीज इन सीटू का मतलब होता है कि अगर इंट्रायूटेराइन डिवाइस अपनी जगह पे नहीं है और थोड़ा गलत जगह पे हो गई, थोड़ा राइट लेफ्ट हो गया, तो ना अगर वो सही जगह पे नहीं होगी, अपना काम नहीं कर पाएगी, तो प्रेगनेंसी भी करा सकती है। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस गलत जगह पे रखी हुई है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाए। अब प्रेगनेंसी अगर हो गई तो आप दो चीज़ करा सकते हो, या तो आप उसको अबॉर्शन करा दो, और फिर भी अगर बंदी कंटिन्यू करना चाहती है तो दो ऑप्शंस हैं। अगर थ्रेड दिख रहा है तो उसको नीचे खींच के इंट्रायूटेराइन डिवाइस को बाहर निकाल लो, अगर थ्रेड नहीं दिख रहा है तो फिर आपको पूरे यूट्रस को खाली करना ही पड़ेगा।
और सबसे आखिरी जो साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट देखने मिलता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस में वो है एक्सपल्शन, यानी कि वो कई बार अपने आप ही बाहर निकल आते हैं। तो इसको आप याद कर सकते हो कैसे, बी इज़ फॉर ब्लीडिंग, पी इज़ फॉर पेन, बीपी के बाद आएगा यूपी, यू इज़ फॉर यूट्राइन परफोरेशन, पी इज़ फॉर पेल्विक इन्फेक्शन, ईपी, E is for ectopic pregnancy, P is for pregnancy in situ with IUDs, और सबसे आखिरी का E is for expulsion। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो BP, UP, EP, E। उसके अलावा एक छोटी सी कहानी के तौर पे भी आप इसको याद कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने ना, ये है आपकी इंट्रायूटेराइन डिवाइस। अब ये ना आपने इंट्रायूटेराइन डिवाइस अंदर डाली, अब या तो अगर आपने थोड़ा ज़्यादा ताकत लगा दी तो क्या हो जाएगा, उसमें छेद हल्का हल्का अंदर घुसेगी, ज़्यादा मायोमेट्रियम के घुसने लगेगी तो ब्लीडिंग करा देगी। सबसे पहले तो ब्लीडिंग कराएगी, और ब्लीडिंग करा दोगे और ज़्यादा अंदर घुसाओगे तो फिर आपको पेन होने लगेगा बहुत ज़्यादा, और ब्लीडिंग हुई, पेन हुई, उसके बाद भी आप नहीं रुके, उसके बाद भी आपने अगर पुश कर दिया तो क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पे पहले ब्लीडिंग होगी, फिर पेन होगा, और उसके बाद फिर वो यूट्रस को फाड़ के अंदर घुस जाएगी, यानी कि यूट्राइन परफोरेशन हो गया, मतलब कि यहाँ पे आपने छेद कर दिया। अब सबसे पहले आपने अंदर घुसाया तो ब्लीडिंग हुई, फिर पेन हुआ, फिर यूट्राइन परफोरेशन हो गया, उसके बाद छेद होके अंदर चला गया, तो अंदर वो क्या करा सकता है, अंदर इन्फेक्शन भी करा सकता है। तो सबसे पहले आपने ब्लीडिंग करा दी, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा धक्का दे दिया, उसके बाद आपने पेन करा दिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, ज़्यादा पुश कर दिया तो यूट्राइन में परफोरेट हो गया, छेद कर दिया, छेद हो गया तो अंदर भी इन्फेक्शन फैल सकता है, तो पेल्विक इन्फेक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके अलावा, इन 4 चीज़ों के अलावा ये भी देखा गया है कि अब यहाँ पे तो इतना छेदित हो गया, ये सब कुछ होगा नहीं, तो ना कहीं और जाके प्रेगनेंसी हो सकती है, दैट इज़ आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है यूट्रस के अलावा कहीं और आपको प्रेगनेंसी देखने मिले, और मोस्ट कॉमन इसकी साइड जो होती है वो होती है ट्यूबल प्रेगनेंसी, फेलोपियन ट्यूब में मिलती है। तो 5वें नंबर पे आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिल सकती है। या फिर यही जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है ये अपनी जगह से थोड़ी सी हिल जाए अगर, और अगर आपको आईयूडी इन सीटू मिल जाए तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसको कहते हैं प्रेगनेंसी विथ आईयूडी इन सीटू। तो या तो ये डिवाइस ज़्यादा अंदर घुस जाए, अंदर घुस जाएगी तो क्या क्या कराएगी, ज़्यादा छेद करके अंदर चली जाएगी तो सबसे पहले ब्लीडिंग कराएगी, फिर पेन कराएगी, फिर परफोरेट कर जाएगी, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन कराएगी। उसके अलावा अगर ये सही जगह पे है तो फिर कहीं और प्रेगनेंसी करा सकती है, दैट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर अपनी जगह पे नहीं है तो या तो अंदर ही पड़ी हुई है कहीं तो वो प्रेगनेंसी इन सीटू करा सकती है विद आईयूडी, और या तो फिर अगर ये अंदर ही कहीं नहीं पड़ी है तो ये बाहर भी निकल सकती है, तो ये एक्सपल्शन करा सकती है। तो ये 7 एडवर्स इफ़ेक्ट्स आपको कहानी के तौर पे याद होने चाहिए कि आपके पास यूट्रस है, यूट्रस में आपने कॉपर टी जब डाली तो अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा पुश कर दिया तो यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्लीडिंग के बाद पेन होगा, और ज़्यादा पुश कर दिया तो यहाँ पे परफोरेशन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। अब अगर ये सही जगह पे रखी हुई है तो यहाँ पे तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, तो कहीं और पे प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब पे, जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। या फिर ये अपनी जगह से थोड़ी सी मिसप्लेस हो जाए, कहीं और पड़ी रहे, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी इन सीटू देखने मिल सकता है हमको। और उसके अलावा अगर ये बाहर निकल जाए तो हमको एक्सपल्शन भी देखने मिल सकता है। तो ये 7 साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट्स आपको याद होने चाहिए। या तो आप इस तरह से याद रख सकते हो बीपी, यूपी, ईपी, ई, या तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि आपने ज़्यादा पुश कर दिया तो पहले ब्लीडिंग होगी, फिर पेन होगा, फिर परफोरेट कर जाएगा, अंदर इन्फेक्शन करा देगा, और अगर ये सब कुछ नहीं भी किया तो कहीं और प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर फेलोपियन ट्यूब में तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर अंदर ही हो जाए और आपकी इंट्रायूटेराइन डिवाइस ही पड़ी रहे तो प्रेगनेंसी इन सीटू। उसके अलावा अगर अंदर नहीं पड़ी है और बाहर निकल आई तो एक्सपल्शन। तो इस तरह से आप एडवर्स इफ़ेक्ट्स याद कर सकते हो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के। अगर मैं बात करूँ थ्योरी में, तो थ्योरी में आपको वेरी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, एडवर्स इफ़ेक्ट्स बताओ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के। उसके अलावा आपसे अगर मैं वाइवा में पूछूं तो आपसे प्रैक्टिकल वाइवा में पूछा जाता है कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स बताओ। आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन सा होता है। आपसे वाइवा में पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिमूवल कौन सा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं प्री पीजी की बात करूं तो प्री पीजी में आपको
एडवर्स इफेक्ट्स के नाम पे भी सवाल आया है। जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं वो सभी प्रीपीजी में आए हैं। तो ब्लीडिंग पे सवाल आया है, पेन पे सवाल आया है, पेल्विक इन्फेक्शन पे आया है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे आपको सवाल आया हुआ है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिमूवल क्या होता है, इस पे भी प्रीपीजी में आया है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस का, इस पे भी आपको प्रीपीजी में सवाल आया हुआ है। तो थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रीपीजी और वाइवा के हिसाब से आपको याद होना चाहिए। अगर मैं स्पॉट्स की बात करूँ तो कई बार आपको स्पॉट्स में एडवर्स इफेक्ट्स इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको एटलीस्ट नाम तो याद होना ही चाहिए। एडवर्स इफेक्ट्स के बाद हम आते हैं सबसे आखिरी में कॉन्ट्राइंडिकेशन पे। कब कब आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं लगाओगे, तो सबसे पहले तो अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है बंदी को तो आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्ट नहीं करोगे। उसके अलावा बंदी को अगर कार्सिनोमा सर्विक्स है या यूट्रस का कार्सिनोमा है तब आप नहीं करोगे, या और कोई पेल्विक ट्यूमर्स है तब भी आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस को इंसर्ट नहीं करोगे। पहले अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखी गई है तब भी आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस को इंसर्ट नहीं करोगे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है या फिर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तब भी आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस को इंसर्ट नहीं करोगे। नलीपरस वुमेन में हम फर्स्ट चॉइस नहीं होती है इंट्रायूटेराइन डिवाइस को इंसर्ट करना। उसके अलावा अगर कोई वुमेन है जो कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखती है तो उसमें भी हम इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाके उसको पीआईडी या इनफर्टिलिटी भी करा सकती है। उसके अलावा अगर कोई वुमेन है जिसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो चुका है तो उसको भी आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस को इंसर्ट नहीं करोगे, उसमें भी वो रिकमेंडेड नहीं होती है। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो आपको याद होने चाहिए। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वेरी शॉर्ट नोट इस पे आया हुआ है। उसके बाद अगर मैं वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्रैक्टिकल वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताओ इसके। अगर मैं स्पॉट्स की बात करूं तो स्पॉट्स में भी आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस पूछे जाते हैं। अगर मैं प्री पीजी की बात करूं तो एज सच मुझे बस एक ही क्वेश्चन मिला है, दैट इज़ जो अंडरलाइन पार्ट है दैट इज़ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब कभी भी जब आप कॉन्ट्राइंडिकेशंस याद करते हो ना किसी चीज़ के, तो कैसे याद करोगे आप ना, उसको एडवर्स इफेक्ट्स से कोरिलेट करके याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। जैसे हमको 7 एडवर्स इफेक्ट्स तो हमारे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के याद हैं कि ब्लीडिंग कराता है, पेन कराता है, यूट्राइन परफोरेशन कराता है, पेल्विक इन्फेक्शन कराता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कराता है, प्रेगनेंसी इन सीटू कराता है, उसके अलावा एक्सपल्शन भी कराता है। तो अगर हम इससे रिलेट करके कॉन्ट्राइंडिकेशंस करें कि भाई अगर ये चीज़ कराता है तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसमें हम नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग तो वो वैसे ही कराता है। अब अगर बंदी को पहले से वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो अगर और लगा दिया तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। वैसे ही जब हम इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्ट करते हैं तो बहुत पेन होता है, तो अगर नलीपैरस वुमेन को करेंगे तो उसको तो और भी ज़्यादा पेन होगा, इसलिए हम नलीपैरस वुमेन में भी नहीं लगाएंगे। इसमें कई बार देखने को मिलता है यूट्राइन परफोरेशन देखने को मिलता है, यूट्रस को परफोरेट कर जाता है। तो अगर जहाँ पे हम लगा रहे हैं जैसे कि सर्विक्स पे या यूट्रस में या पेल्विस में कहीं भी ट्यूमर या कैंसर है तो हमको नहीं करना है, क्योंकि वैसे ही परफोरेशन हो जाता है, पता चला और जाके ट्यूमर अलग जगह फैल जाए। तो हमको यूट्राइन परफोरेशन से रिलेट कर सकते हो आप इसमें। पेल्विक इन्फेक्शन तो वैसे ही कराता है, तो अगर कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो आपको नहीं लगाना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसके साइड इफ़ेक्ट में वैसे ही देखने मिला है, तो अगर पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो भी आपको नहीं लगाना है। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी इन सीटू की, तो हमने इसमें देखा था कि अगर बंदी प्रेग्नेंट हो गई और आईयूडी अंदर ही है तो हम 2 चीज़ करा सकते थे। उसने कहा था कि हम या तो अबॉर्ट करा सकते थे या तो कंटिन्यू करा सकते थे। तो उससे रिलेटेड ही है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो आप याद कर सकते हो कि सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में आपको नहीं लगाना है आईयूडी। उसके अलावा आप ऐसे भी याद कर सकते हो अबॉर्ट था तो यहाँ पे भी अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हुआ है तो आपको नहीं लगाना है आईयूडी, ऐसे आप याद कर सकते हो। उसके अलावा आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक्सपल्शन उसमें बहुत देखने को मिलता था। अब अगर कोई वुमेन है जो कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखती है तो उसमें भी आपको बहुत एक्सपल्शन देखने मिलेगा, तो वैसे ही एक्सपल्शन बहुत ज़्यादा होता है और ये मल्टीपल पार्टनर्स रहेगी तो और एक्सपल्शन के चांसेस हैं, तो फिर आप इसमें भी नहीं लगाओगे। तो आप एडवर्स इफेक्ट से कोरिलेट करके कॉन्ट्राइंडिकेशंस को ऐसे याद कर सकते हैं। आप पे है, आप अलग से करना चाहें तो अलग से, और वरना कॉन्ट्राइंडिकेशंस को आप ऐसे भी एडवर्स इफेक्ट्स से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हमने
इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में याद की। अब याद रखिएगा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो थ्योरी में इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसमें शॉर्ट नोट भी आता है, इसमें वेरी शॉर्ट नोट भी आता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो जितना हमने पढ़ा सभी कुछ आपको लिखना है। शॉर्ट नोट अगर आता है तो अगर इंडिविजुअल पे किसी पे आया है तो जितना भी हमने पढ़ा था वो प्लस याद रखिएगा हमने कॉमन बहुत सारी चीज़ पढ़ी। हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉमनली पढ़ा, हमने एडवर्स इफेक्ट्स पढ़े हैं इसके कॉमनली, हमने इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉमन में पढ़ा, हमने इसके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स कॉमन में पढ़ा, हमने मेथड्स ऑफ इंसर्शन कॉमन में पढ़ा। तो जो भी हमने पढ़ा था इंडिविजुअली के बाद आप अपने आंसर्स में ये जो कॉमन है इनको आप लिख सकते हो। कॉमन में जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपने अलग अलग दोनों का पढ़ा था, कॉपर का अलग पढ़ा था, हार्मोन का अलग, तो वो आप इंडिविजुअली अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें उठा के रख सकते हो। उसके अलावा कॉमन से आप ये सारी एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स, आइडियल कैंडिडेट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये सारी चीज़ें आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हो। अगर मैं वेरी शॉर्ट नोट की बात करूं तो उसमें नॉर्मली इन्यूमरेट का आता है तो वो तो आप लिख सकते हो। अगर मैं वाइवा की बात करूं तो प्रैक्टिकल वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्रायूट्राइन डिवाइस आपके म्यूजियम में रखा ही रहता है, तो प्रैक्टिकल वाइवा में आपके प्रैक्टिकल टेबल पे रहता है तो वो आपसे पूछा ही जाता है, तो याद होना चाहिए। स्पॉट्स की बात करूं तो आपको अपने म्यूज़ियम में देखना है कि कौन सी इंट्रायूट्राइन डिवाइस रखी है, तो वो आपको स्पॉट में पूछी ही जाती है, तो आपको उसको याद रखना चाहिए। अगर मैं प्री पीजी की बात करूं तो जितने भी अंडरलाइन पोर्शन थे वो सारे प्री पीजी में पूछे गए सवाल हैं, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। तो इतनी चीज़ें जो आपको इंट्रायूट्राइन डिवाइस में पता होनी चाहिए। थैंक यू।